चैनल इच्छुक क्लासेज। आज मैं फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। और वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के पहला क्वेश्चन देखेंगे, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इससे पहले के क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो आंसर होगा प्लूत। किसमें? प्लूत में। प्लूत में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूत स्वर कौन सा है? प्लूत स्वर कौन सा है ये बताना है। प्लूत स्वर कौन सा है? ओम, ओम, ओम या ओम? प्लूत स्वर देखना है। आंसर होगा बी, ओम। कौन सा प्लूत शब्द है? ओम। शेष वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है, प्लूत स्वर के उच्चारण में उतना 3 गुना समय लगता है। कितना गुना? 3 गुना। प्लूत स्वर का प्रयोग मूलतः वैदिक भाषा में या नाटक इत्यादि में किया जाता है। ठीक है। संवाद लिखते समय पुकारने के अर्थ में किया जाता है प्लूत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संधि से। संधि और संयोग के आधार पर है। किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है? किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है? आंसर होगा आई को। किसको माना जाता है? आई को। आई को संयुक्त स्वर माना जाता है। कैसे माना जाता है? देखें, आई को संयुक्त स्वर माना जाता है। ए और आई, ओ और औ आते हैं। इनके संयुक्त होने के विवरण इस प्रकार है। अ जोड़ ई ए होता है, अ जोड़ ए आई होता है, अ जोड़ उ ओ होता है और अ जोड़ ओ औ होता है। तो अ ई उ री को मूल स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल स्वर। ए आई ओ औ को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। ये क्या है? संयुक्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो वीडियो देख रहे हैं और अभी तक लाइक नहीं किए वो जल्दी से लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? नहीं है। आ ई उ ओ कौन सा नहीं है? तो आंसर होगा ओ। मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर नहीं है। यह संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर है। ओ। अभी इन बताया ओ क्या है? संयुक्त स्वर है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। कितना है? 11 स्वर है, जिनका देखेंगे 11 स्वर है। स्वर को 3 भाग में बांटे हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है वे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अ ई उ री। इन्हें मूल स्वर और एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। बहुत जगह आप देखे होंगे क्वेश्चन में मूल स्वर पूछा होगा तो उसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर देखेंगे। 2 समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे कि अ जोड़ आ होता है, ई जोड़ ई बड़ी ई होता है, छोटी ऊ जोड़ उ बड़ी ऊ होता है। तो ये क्या हो गया? मूल दीर्घ स्वर हो गया। मूल दीर्घ स्वर हो गया। अब इसे संयुक्त स्वर देखेंगे। जब 2 असमान स्वर, क्या 2 असमान, इसमें समान था और इसमें असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। जैसे कि अ जोड़ ई, अ जोड़ छोटी ई ए हो जाता है, अ जोड़ ए आई हो जाता है, अ जोड़ ओ हो जाता है, अ जोड़ ओ। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? असमान है। असमान है। असमान के जुड़ने से कौन सा बनता है? संयुक्त स्वर बनता है। और समान मूल जुड़ने से दीर्घ स्वर बनता है और बिना उत्पत्ति दूसरों की सहायता से ह्रस्व स्वर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? संवृत। संवृत कहेंगे तो ये हो जाएगा बड़ी ई। कौन सा है? बड़ी ई है।
संवृत स्वर या ऊंचा स्वर ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जीहा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंची और तालु में समीप रखा जाता है। उदाहरण के लिए बड़ी ई एक संवृत स्वर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ विवृत स्वर भी बताया है। क्या है? विवृत स्वर या निम्न स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिसमें जीहा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना नीचे और तालु से दूर रखा जाता है। उदाहरण के लिए आ बोल के देखिए, आ बोल के देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? यहाँ नहीं आएगा, ये देखना है, नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा? विवृत स्वर। अभी जस्ट बताएं, आ बोल के देखें तो ये जीहा नहीं ना सटता, तो इसके आधार पर नहीं आएगा। ये लिखा है नहीं आएगा इसके अंतर्गत, तो क्या होगा? विवृत स्वर। देखेंगे जीहा के उत्पादित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। वृत्त स्वर वे स्वर है जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। कौन सा मुख द्वार पूरा खुलता है? जैसे कि आ। और मुख्य द्वार खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य द्वार जब खुलने के बाद वृत्त, अर्धवृत्त, अर्धसंवृत्त और एक संवृत्त, 4 प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे अर्धवृत्त स्वर क्या है। अर्धवृत्त स्वर उ, ए, आ, ए, तो इसमें क्या है? आई है, आई। अर्धवृत्त स्वर क्या है? आई है। अब ये कैसे है देखिए, दिए गए विकल्पों में से आई अर्धवृत्त स्वर है, अर्धवृत्त स्वर है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार के हैं। वृत्त जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे कि आ। अर्धवृत्त जिन स्वरों के उच्चारण से मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे कि अ, ए, आ, ओ, इसमें आधा खुलता है तो इसको क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। जिसमें पूरा खुले उसको विवृत्त, इसमें अर्धविवृत्त। और इसमें अर्धसंवृत्त जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे कि ए, ओ। और संवृत्त जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे कि ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, तो क्या हो गया? संवृत्त हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे। आप बोल के देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, इसलिए प्रैक्टिकल भी करके देखिए। निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन है तो क्या होगा? ड और ढ। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन है। अब देखेंगे ये मूर्धन्य व्यंजन कैसे है। मूर्धन्य व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो जीवा द्वारा वत्सर्य, कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं। क्या है? कटक और कठोर तालु। तालु तो आप लोग जानते होंगे, तालु के बीच उच्चारित होते हैं। इनमें ट, ठ, ड, ढ, न और मूर्धन्य स ये क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। तो यहाँ क्या पूछा था? मूर्धन्य व्यंजन। तो इसमें ट, ठ, ड, ढ, न आ गया। बोल के देखिए, ट, ठ, ड, ढ, न कैसे तालु में सटता है? ट, ठ, ड, ढ, न, मूर्धन्य स। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे निम्न में से क वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? कवर्ग बोलते हैं इसको, कवर्ग। कौन से स्थान? बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, क, क्या चीज से बोलते हैं? क। कवर का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो आंसर हो गया कंठ। कंठ से होता है, कंठ। क आप बोल के देखिएगा, क तो क क्या चीज से निकलता है? तो कंठ से निकलता है। कवर्ग, पूरा कवर्ग कंठ से निकलता है। क हो, ख हो, ग हो,
कंठ से। नेक्स्ट देखेंगे देखिए यहाँ सब दिया हुआ है। दिए गए विकल्पों में से कवर का उच्चारण स्थान कंठ है ना। स्पर्श व्यंजन कंठ, तालु, मृदा, दंत और ओष्ठ स्थानों से स्पर्श से बोले जाते हैं। जैसे कि देखेंगे क ख ग क्या चीज से बोले जाते हैं? तो कंठ से। च छ ज झ य तो क्या चीज से बोले जाते हैं? तालु से। ट ठ ड ढ न ट मृदा से। आप इसको याद नहीं रखिएगा, बोल के देखिए खुद याद हो जाएगा। बोल के प्रैक्टिकल करके आप देखिएगा खुद याद हो जाएगा। त थ द ध न बोलिए, त थ द ध न तो क्या चीज से होता है? दंत से होता है। अब ओष्ठ देखेंगे तो प फ ब भ म, प फ ब भ म बोलिए प। तो प बोलेंगे तो क्या चीज से होता है? ओठ से होता है। ओठ होता है ना, तो ये ओष्ठ हो गया। अब यहाँ देखेंगे य र ल व तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और इसके बाद अब बच गया क ख में क्या? तलव्य समूर्धन्य स और दंती स और ह तो वो एक उष्म व्यंजन हो गया। यहाँ देखेंगे वो क्या हो गया? उष्म व्यंजन हो गया। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। कवर्ग, चवर्ग तो कवर्ग, चवर्ग अगर पूछे तो तालु, ट ठ ड ढ तो मुर्दा, त थ द ध तो दंत और प फ व तो ओष्ठ। और यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तलव्य समूर्धन्य स और दंती स तो ये उष्म व्यंजन है और य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है। य र ल व, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो अभी हम जस्ट बताएं किस वर्ग के हैं। तो अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है ना, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। तालव्य है तो तालव्य में क्या आ जाता है? तो ये च छ ज झ आ जाता है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है? तलव्य समूर्धन्य से दंती स ह उष्म व्यंजन, तवर्ग और ल और स दंत व्यंजन और चवर्ग और य और स तालव्य व्यंजन। तो नेक्स्ट देखेंगे, इसमें बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी का क्वेश्चन में पूरा के पूरा मार्क्स लेकर आना है। इसके लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल ही हार्ड नहीं है। देखेंगे किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मुर्दा है? किस स्थान का है? तो देखेंगे तो अभी बताए थे ऊपर में ट और ठ, ट ठ ड ढ बताए थे। तो ट ठ ड ढ है और इसमें मूर्धन्य स, मुर्दा से बोले तो क्या? मूर्धन्य स और री, मूर्धन्य स ट ठ और री और मूर्धन्य स बोल के देखिए तो क्या चीज से होगा? मृदा से। तो आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ है, ओष्ठ है, तालव्य है या अनुनासिक है? तो हो जाएगा कंठ। क्या है? विसर्ग का उच्चारण है कंठ। विसर्ग चिन्ह क्या है? तो यहाँ लिखा विसर्ग चिन्ह ये है, विसर्ग चिन्ह ये है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ क्या है देखें, ये तो बताई है ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तालव्य नहीं है तो क्या? तालु से क्या बोला जाता है? अभी बताएं, बोल के देखिए। यहाँ पे एक च छ ज झ का है और एक मात्र एक क है। तो च छ ज झ देखिए तो क क्या चीज से बोलते हैं? क तो कंठ से निकलता है। तो तालव्य यहाँ नहीं है पूछ रहा है तो यहाँ क हो जाएगा आंसर। और च छ ज झ तो तालव्य से बोला जाता है इसलिए ये नहीं है तो क आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तालु और जीव के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य कहलाते हैं। जैसे कि बड़ी, छोटी और चवर्ग और य और तालव्य स क्या चीज से बोला जाता है? तालु से। कंठोच्च दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठे दीर्घ स्वर तो यहाँ आंसर हो जाएगा औ। क्या है? औ। औ क्या है? कंठस्थ दीर्घ स्वर है। यहाँ यही है। क्या है? कंठ ध्वनि अ आ कवर्ग, तालव्य ध्वनि बड़ी ई छोटी और चवर्ग और तालव्य स्वर य, मूर्धन्य ध्वनि टवर्ग और मूर्धन्य स, दंत ध्वनि तवर्ग र ल स, ओष्ठ ध्वनि पवर्ग और कंठ तालव्य ध्वनि। पूछता है कंठ तालव्य ध्वनि क्या है? तो ए और ऐ
और कंठस्थ ध्वनि तो ओ और औ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंठस्थ ध्वनि और कंठे ध्वनि इस दोनों दो है, तो इसलिए कंठे ध्वनि में अ आ क हो जाएगा, कंठस्थ ध्वनि में ओ और औ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठे तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठे तालव्य, तो कंठे तालव्य क्या हो जाएगा? ए दीर्घ स्वर वर्ण पूछ रहे हैं, दीर्घ स्वर वर्ण, तो यहाँ ए हो जाएगा। ए आई दोनों स्वर का उच्चारण स्थान कंठे तालव्य है, कंठे तालव्य है। ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्य है, कंठोष्य। और उ और बड़ी उ का उच्चारण क्या है? तो ओष्ठ है। और आ का उच्चारण स्थान कंठ है, और ई और बड़ी ई का उच्चारण तालु तथा री का उच्चारण स्थान मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? नहीं है तो आंसर होगा आ। नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आ नहीं है। आ क्या चीज से निकलता है? यह कंठे ध्वनि है। कौन सा ध्वनि है? कंठे ध्वनि। उ बड़ी उ तथा पवर्ग ये ओष्ठे ध्वनि है। ये कौन है? ये सब ओष्ठे ध्वनि है, इसलिए आंसर आ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कंठे वर्ण कौन सा है? कंठे, तो आंसर होगा अ क्या से निकलता है? कंठे, कंठे, तो ये अ हो जाएगा अ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छोटी ई, बड़ी ई और चौछा जझइया, तो आदि का उच्चारण किससे होता है? तो अभी जस्ट ऊपर में बताया है तालव्य से होता है। क्या होता है? तालव्य से। चौछा जझा कैसे? तालव्य से। और छोटी और बड़ी तालव्य से। तालु से सीधे रहेगा तो उसमें चौछा जजा यहाँ रहेगा, और तालव्य रहेगा तो छोटी और बड़ी ई। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी जस्ट बताए थे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वो तीन कौन कौन है? सो देखेंगे वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो वो 3 है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई और ए ऐ। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। और पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग उत्ताथित होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे कि उ, ओ, औ, अ, आ, उ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो आंसर होगा उ, ओष्ठ्य। यहाँ क्या है? ओष्ठ्य है, तो आंसर होगा उ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों के स्थान का विवरण है। देखिए हिंदी वर्णमाला के स्वर्ण वर्णों का उच्चारण का स्थान विवरण किया हुआ है। देखते हैं। कंठ स्वर, यहाँ स्वर सिर्फ दिया हुआ है, यहाँ स्वर व्यंजन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ स्वर दिया हुआ है। तो कंठ से अ आ, तालु से छोटी ई बड़ी, मृदा से री, ओष्ठ से बड़ी उ छोटी उ, और कंठ तालु से ए आई, और कंठ ओष्ठ से ओ औ। ये स्वर का हो गया। ये पूरा क्या हो गया? स्वर हो गया। और व्यंजन तो आगे आपको पता ही है, पहले ही व्यंजन यहाँ स्वर का दिया हुआ है। कंठ से अ आ, तालु से छोटी ई बड़ी ई, या हर्षी दुर्गी बोल सकते हैं। मृदा से री, ओष्ठ से छोटी उ बड़ी उ, कंठ तालु से, कंठ और तालु दोनों में सटता है ए। बोल के देखिए ए, तो ए देखिएगा कंठ और तालु दोनों से होता है। तो यहाँ कंठ ओष्ठ है ओ औ, तो कंठोष्ठ लिखा रहा है और कंठ तालु रहे लिखा है, तो ए आई
इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से बच्चे इस दोनों में कंफ्यूज होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कंठ तालव्य। यहाँ देखिए अब आ गया कंठ तालव्य कौन सा है, तो कंठ तालव्य तो अभी बताए हैं ए आई है कंठ तालव्य, तो इसमें अब कंफ्यूज नहीं होना है। कंठ तालव्य क्या है, ए आई। और यहाँ पे पूछे कंठ ओष्ठ, तो कंठ ओष्ठ ओ औ हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ कंठ तालव्य पूछा है तो ए आई। कंठ ओष्ठ पूछे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंठ तालव्य जैसे कि उ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, र और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तथा अ आ का उच्चारण स्थान कंठ है। नेक्स्ट देखेंगे, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कंठ तालु, ओ ए ह छ, कंठ तालु, तो आई हो जाएगा। कंठ तालु से क्या बोलते हैं, आई। नेक्स्ट देखेंगे ओ औ किस प्रकार के, ओ औ, तभी देखें वहाँ कंठ तालु देखें, यहाँ कंठ ओष्ठ है, कंठोष्ठ है, तो यहाँ ओ औ है तो यहाँ क्या हो गया, कंठोष्ठ है। तो नेक्स्ट देखेंगे, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वारा से भी निकलती है, उस अनुनासिक को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा चंद्र बिंदु। किसका प्रयोग किया जाता है, चंद्र बिंदु का किया जाता है। देखेंगे चंद्र बिंदु, मुख के साथ साथ नासिक द्वारा से भी निकलती उस अनुनासिक को प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह ये है, देख लीजिए इसका चिन्ह क्या है, ये है, इसका चिन्ह ऐसे होता है, चंद्र बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है, अनुनासिक, तो अनुनासिक हो जाएगा नाक और मुंह, नाक और मुंह अनुनासिक। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, अनुनासिक का चिन्ह है चंद्र बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। अब अनुनासिकता है देखना, संभावित, संभावना, संभव और संभालना, किसमें अनुनासिकता है, किस शब्द में, तो आंसर होगा संभालना। किसमें है, संभावना में, संभावना, संभालना। यहाँ देखिए यहाँ पे अनुनासिक है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता है, इनके उच्चारण में वायु नाक से कम मुख से अधिक निकलती है। यहाँ पे क्या होता है, संभालना, देखिए संभालना बोल के देखिए तो क्या है, मुख से अधिक निकलती है, संभावना, और नाक से कम, मुख से अधिक और नाक से कम, तो वो क्या होगा, अनुनासिक। हिंदी में यह विशेषता चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। चंद्र बिंदु प्रायतः तद्भव रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। किस रूप में, तद्भव रूपों में। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, जिनमें हवा नाक से निकलती है तो उसको अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर, जिनमें हवा नाक से निकलती है उन्हें, जैसे कि अ पे चंद्र बिंदु, आ पे चंद्र बिंदु, देखिए ई में चंद्र बिंदु, तो ई निर्नुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे कि अ आ ई। इसमें निर्नुनासिक स्वरों में हवा सिर्फ मुंह से निकलती है और इसमें हवा नाक से निकलती है, तो वो क्या हो गया, अनुनासिक स्वर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, केवल मुख से निकलती है, तो वो निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। निर्नुनासिक स्वर जिनके मुख से निकलते हैं, जिनका नाक से निकलता है उसको अनुनासिक, जिनका नाक से निकलता है वो अनुनासिक, और जिनका मुख से निकलता है वो निर्नुनासिक। देखेंगे, जिनकी ध्वनि निर्नासिक, अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में वायु ध्वनि मुख के साथ नाक से निकलती है, और वृत्ताकार स्वर में ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो,
गोल हो, जैसे कि कोई भी उच्चारण बोले ऊ बोलिए तो ऊ, तो ओठ का क्या होता है, गोल होता है ऊ। ओ, औ, ओ, तो असंवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वारा लगभग बंद होता है, जैसे कि ई, ऊ, तो ये हो गया संवृत स्वर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ओठों की आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृतमुखी स्वर है? अवृत्ति मुखी स्वर है, तो आंसर हो जाएगा ई, छोटी ई। क्या है? छोटी ई। ओठों की आवृत्ति के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभाजित किया है, अवृतमुखी और वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, अवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? अवृतमुखी स्वर, जैसे कि अ, आ, छोटी ई, बड़ी ए, आई। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं वे वृत्तमुखी स्वर कहे जाते हैं, जैसे कि ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ओ, औ, आ। अंततः दिए गए विकल्पों में से ई अवृतमुखी है। क्या है? अवृतमुखी है, तो यहाँ हो जाएगा आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ी ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान का तो आंसर होगा पश्चर्व संवृत। नेक्स्ट है, इसका देखेंगे, इसको भी देख ही लेते हैं। पश्चात संवृत है स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है, उन्हें पश्चर्व स्वर कहा जाता है, जैसे आ, ऊ, ओ, औ। संवृत उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा लगभग बंद रहता है, उसे संवृत स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर? संवृत। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।